विवेचना में आज कहानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और शालीनता की। विवेचना में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। ये आवाज है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हुए अभी 4 ही दिन हुए थे जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हजारों लोगों के सामने बोलना शुरू किया तो वो कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में थे। ये शास्त्री नहीं, 1965 के युद्ध के बाद भारतीय नेतृत्व का आत्मविश्वास बोल रहा था। ये वही शास्त्री थे जिनके 5 फीट 2 इंच के कद और आवाज का अयूब ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया था। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे शंकर वाजपेयी ने, जिनकी हाल में मृत्यु हो गई है, मुझे बताया था। अयूब ने सोचना शुरू कर दिया था कि भारत कमजोर है। वो नेहरू के निधन के बाद दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर अपनी दिल्ली यात्रा रद्द कर दी थी कि अब किससे बात करें। शास्त्री ने कहा, आप मत आइए, हम आ जाएंगे। वो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने काहिरा गए हुए थे। लौटते वक्त वो कुछ घंटों के लिए कराची में रुके। मैं प्रत्यक्षदर्शी था जब शास्त्री को हवाई अड्डे छोड़ने आए अयूब ने अपने साथियों से इशारा करते हुए कहा था कि इनके साथ बात करने में कोई फायदा नहीं है। 65 की लड़ाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गेहूं भेजते हैं उसे बंद कर देंगे। उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। शास्त्री जी को यह बात बहुत चुभी क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री याद करते हैं। और आज भी लोग उनको याद करते हैं, चाहे उनका जय जवान जय किसान का नारा हो, चाहे उन्होंने हफ्ते में 1 दिन उपवास करने की बात, एक शाम उपवास करने की बात की हो, जिससे कि अपने स्वावलंबन पे, आत्मसम्मान पे किसी प्रकार का कोई आघात ना पहुँचे। और गर्व से जीना उन्होंने भारतवासियों को सिखलाया कि हम हफ्ते में 1 समय भोजन नहीं करेंगे, लेकिन विदेश से जो खाना आ रहा है, हम विदेशी मुल्क के किसी भी उनके समक्ष हम हाथ नहीं फैलाएंगे खाने के लिए। उन्होंने देशवासियों से कहा कि हम हफ्ते में 1 वक्त भोजन नहीं करेंगे। उसकी वजह से अमेरिका से आने वाले गेहूं की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने मेरी मां ललिता शास्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहाँ खाना न बने। मैं कल देशवासियों से 1 वक्त का खाना न खाने की अपील करने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग 1 वक्त बिना खाने के रह सकते थे तो उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। 1963 में कामराज योजना के तहत शास्त्री को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय वो भारत के गृह मंत्री थे। कुलदीप नैयर ने मुझे बताया था, उस शाम मैं शास्त्री के घर पर गया। पूरे घर में ड्राइंग रूम को छोड़कर हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। शास्त्री वहां अकेले बैठे
अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाहर बत्ती क्यों नहीं जल रही है। उनका जवाब था, अब से मुझे इस घर का बिजली का बिल अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसलिए मैं हर जगह बत्ती जलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद सम्मेलन में भाग लेने रूस गए तो वो अपना खादी का ऊनी कोट पहनकर गए। रूस के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन फौरन ताड़ गए कि इस कोट से ताशकंद की सर्दी का मुकाबला नहीं हो पाएगा। अगले दिन उन्होंने शास्त्री को यह सोचकर एक ओवरकोट भेंट किया कि वो इसे ताशकंद की सर्दी में पहनेंगे। अनिल शास्त्री बताते हैं, अगले दिन कोसिगिन ने देखा कि शास्त्री फिर वही पुराना खादी का कोट पहने हुए हैं। उन्होंने बहुत झिझकते हुए शास्त्री से पूछा कि क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया? शास्त्री ने जवाब दिया, वो कोट वाकई बहुत गर्म है, लेकिन मैंने उसे अपने दल के एक सदस्य को कुछ दिनों के लिए पहनने के लिए दे दिया है, क्योंकि वो अपने साथ इस मौसम में पहनने के लिए कोट नहीं ला पाया है। कोसिगिन ने भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित किए गए सांस्कृतिक समारोह में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री सुपर कम्युनिस्ट हैं। लाल बहादुर शास्त्री के दूसरे बेटे सुनील शास्त्री भी एक घटना बताते हैं। जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके सरकारी इस्तेमाल के लिए उन्हें एक शेवरले इम्पाला कार दी गई। एक दिन मैंने बाबूजी के निजी सचिव से कहा कि वो ड्राइवर को इम्पाला के साथ घर भेज दें। हमने ड्राइवर से कार की चाबी ली और दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकल गए। देर रात जब हम घर लौटे तो हमने कार गेट पर ही छोड़ दी और घर के पिछवाड़े किचन के रास्ते से घर में घुसे। मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह 6:30 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कोई नौकर दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने चिल्लाकर कहा, अभी मुझे तंग न करें क्योंकि मैं रात में देर से सोया हूं। सुनील शास्त्री आगे बताते हैं, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और मैंने देखा कि बाबूजी सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझे मेज तक आने के लिए कहा जहां सब लोग चाय पी रहे थे। वहां अम्मा ने मुझसे पूछा कि कल रात तुम कहां गए थे और इतनी देर से क्यों लौटे? इस पर बाबूजी ने पूछा, तुम गए कैसे थे? मुझे सच बताना पड़ा कि हम उनकी सरकारी इम्पाला कार से घूमने निकले थे। चाय पी चुकने के बाद उन्होंने मुझसे कार के ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप कार में कोई लॉग बुक रखते हैं? जब उन्होंने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने पूछा कि कल इम्पाला कार कुल कितने किलोमीटर चली है? जब ड्राइवर ने कहा कि 14 किलोमीटर, तो उन्होंने कहा कि इसे निजी इस्तेमाल की मद में लिखा जाए और अम्मा को निर्देश दिया कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के लिए जितना पैसा बनता है उसको निजी सचिव को दे दें ताकि उसे सरकारी खाते में जमा कराया जा सके। एक बार प्रधानमंत्री शास्त्री ने बिहार के कुछ लोगों को अपने घर पर मिलने का समय दिया। उसी दिन इत्तेफाक से एक विदेशी मेहमान के सम्मान में एक समारोह का आयोजन कर दिया गया, जहां शास्त्री जी का पहुंचना बहुत जरूरी था। वहां से लौटने में उन्हें देर हो गई। तब तक उनसे मिलने आए लोग निराश होकर लौट चुके थे। अनिल शास्त्री बताते हैं, जब शास्त्री जी को पता चला कि वो लोग बहुत इंतजार करने के बाद अभी अभी निकले हैं, तो उन्होंने अपने सचिव से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि वो कहाँ गए होंगे। उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर बस स्टॉप से कहीं जाने की बात कर रहे थे। शास्त्री जी तुरंत अपने निवास से निकलकर बस स्टॉप पहुंच गए। उनका सचिव कहता ही रह गया कि लोगों को जब पता लगेगा तो वो क्या कहेंगे। शास्त्री जी ने जवाब दिया, और तब क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं लोगों को आमंत्रित करने के बाद भी उनसे नहीं मिला। सचिव ने कहा कि मैं उन्हें लेने चला जाता हूं, लेकिन शास्त्री ने कहा, नहीं, मैं उन्हें लेने खुद जाऊंगा और इस गलती के लिए माफी मांगूंगा। जब वो बस स्टॉप पर पहुंचे तो उन्होंने उन्हें बस का इंतजार करते हुए पाया।
शास्त्री जी ने उनसे माफी मांगी और अपने साथ उन्हें अपने घर के अंदर लाए। 11 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हुआ तो उनके डाचा में सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां। उन्होंने शास्त्री के पार्थिव शरीर को देखकर कहा, हियर लाइज ए पर्सन हु कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर, यानी यहाँ एक ऐसा शख्स लेटा हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को साथ ला सकता था। जब शास्त्री के शव को दिल्ली लाने के लिए ताशकंद हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में हर सोवियत, भारतीय और पाकिस्तानी झंडा झुका हुआ था। जब शास्त्री के ताबूत को कार से उतारकर विमान पर चढ़ाया जा रहा था तो उसका कंधा देने वालों में सोवियत प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन के साथ साथ कुछ दिन पहले शास्त्री का मखौल उड़ाने वाले राष्ट्रपति अय्यूब खां भी थे। शास्त्री के जीवनीकार और उनके सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव लिखते हैं, मानव इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं कि एक दिन पहले एक दूसरे के घोर दुश्मन कहे जाने वाले प्रतिद्वंदी न सिर्फ एक दूसरे के दोस्त बन गए थे बल्कि दूसरे की मौत पर अपने दुख का इजहार करते हुए उसके ताबूत को कंधा दे रहे थे। शास्त्री की मौत के समय उनकी जिंदगी की किताब पूरी तरह से साफ थी। न तो वो कोई पैसा छोड़कर गए थे, न ही कोई घर या जमीन। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।